गुड इवनिंग बच्चों। तो कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आज हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम से पहले कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी पहले एक चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी, दैट इज एरिया वेक्टर। सो द नेक्स्ट टॉपिक डालिए बेटा, दैट इज योर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखिए क्या होता है। यहां पर आप 11th में देख रहे होंगे कि एरिया को स्केलर क्वांटिटी बताया जा रहा था, आप लोग उसको पढ़ भी रहे थे, इस्तेमाल भी कर रहे थे। कहीं वेक्टर का कोई जिक्र नहीं आ रहा था, लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? एरिया का डायरेक्शन होता है। कैसे होता है डायरेक्शन, जरा समझिए ध्यान से। जैसे ये एक प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा, जैसे ये मेरा एक प्लेन सरफेस है लाइक दिस, ये एक प्लेन सरफेस है, इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, द परपेंडिकुलर टू दिस विल बी द एरिया वेक्टर, विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया। सो वी विल राइट एरिया हेयर, that is a cap, and we should write here that area is a vector quantity। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक, अब इसके बारे में और डिटेल पर जाएंगे, लेकिन पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंबल देते हैं फाई, और छोटा सा ई भी लिख देते हैं, क्योंकि फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक भी होगा। दोनों तरीके के फ्लक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, प्लीज राइट द डेफिनेशन। दैट इज number of electric field lines, number of electric field lines passing perpendicular to the surface, passing perpendicular to the surface। जैसे हम अगर बात करें तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये इस सरफेस को पास कर रही हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हमें दे रही हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दैट मीन्स हम इनका कंपोनेंट ले लेंगे, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लेते हैं, या एरिया को बना लेते हैं इसके साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिया, एक ही तरीके से पहले समझते हैं। तो इस तरफ आएगा मेरा ई कोस थीटा, ये आया मेरा ई कोस थीटा। अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ई ओवर द सरफेस डायरेक्शन, सरफेस डायरेक्शन पर जो प्रोजेक्शन ऑफ ई आया, तो वो क्या आ गया मेरा? ई कोस थीटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? ये सरफेस की डायरेक्शन में हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेम यहां पर हम लिख सकते हैं फ्लक्स को, दैट इज योर एरिया वेक्टर और ई कोस थीटा। गॉट इट? या तो ऐसे लिख लें, या दूसरा तरीका और भी है, जैसे ये एरिया है। ठीक, तो लेट्स सपोज ये एक एरिया है, और ये यहां पर जो है एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास हो रही हैं कुछ इस तरह से, These are our इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक, तो अब इस एरिया का कंपोनेंट ले लें जो कि फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्शन तो हमारा यही था ना, एरिया वेक्टर, यानी कि फील्ड लाइंस इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। प्लेन की बात ध्यान रखनी है, डायरेक्शन के साथ डिफरेंट एंगल है और प्लेन के साथ डिफरेंट एंगल है। कैसे? यहां देखो ये एंगल कितना है? थीटा। ये वाला कितना एंगल होगा? ये वाला एंगल कितना होगा?
ये प्लेन इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसने इसके साथ भी ऐसे थीटा एंगल बनाया होगा। देखो ना, इसको वापस लेके जाऊं, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे ऑब्जर्व करो, क्वेश्चंस में इस्तेमाल करोगे इसको आप, ऐसे है ना। अब जैसे ये पहुंचा यूं, 0 हो गया ना, कैसा हुआ, 0 हो गया। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, थीटा। ठीक, अब इसका कंपोनेंट ले लूं या एरिया का कंपोनेंट ले लूं या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लूं, एक ही बात है ना, यानी प्रोजेक्शन लेना है ना, जैसे डॉट प्रोडक्ट में करते थे। तो इसका प्रोजेक्शन इस तरफ जो आएगा, ये यहां पर जो आएगा, दैट इज योर ए कोस थीटा। ये एरिया है, इसको मैंने इधर ले लिया, तो बेस कंपोनेंट ए कोस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये तो डायरेक्शन है भाई, ये डायरेक्शन है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए जो एरिया का डायरेक्शन है। बात पकड़ में आ रही है या कंफ्यूज हो गए उसके बताने से? कंफ्यूज तो नहीं हो? तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया ए कोस थीटा। और यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो, क्या कर सकते हो, दैट इज योर ए कोस थीटा। अब एक गड़बड़ होगी, देखो, अगर मैंने इधर ए कोस थीटा ले लिया, इधर ले लिया, तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, जबकि इसका कंपोनेंट आना चाहिए इधर, दैट शुड बी ए कोस थीटा। ऐसा ही होना चाहिए ना, ऐसा ही होना चाहिए ना, सेम डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ये, उसका डायरेक्शन ये आ गया, ए कोस थीटा। ठीक, इधर नहीं आना चाहिए। गॉट इट? बोलो बच्चे, क्योंकि जब ये इसको ऐसे घूमेगा तो ये वाला सरफेस कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए या ए डॉट ई, वेक्टर फॉर्म में। इसीलिए हम फ्लक्स को एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है जो कि डॉट प्रोडक्ट से मिलता है, किसके, ई और ए के। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें हम देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं फाई फ्लक्स की, जो कि मेरा किसी क्लोज सरफेस से मिल रहा है, ये क्लोज सरफेस है, यहां एक चार्ज प्लेस्ड है। ठीक, अब इससे मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे परपेंडिकुलर जाएंगी क्योंकि रेडियल आउटवर्ड चलती हैं। तो ये सब लाइंस क्या बना रही हैं, इसमें फ्लक्स बना रही हैं। क्या बना रही है बेटा, फ्लक्स बना रही है। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो हम यूज करेंगे बार बार, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दैट इज योर फ्लक्स फाई, जिसमें डी एस क्या है, एक छोटा सा वेक्टर है, किसका, एरिया वेक्टर है, ये रहा, जिसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं पूरे क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज योर ई, और जो एरिया आ रहा है दैट इज योर डी एस। समझे आप मेरी बात? तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो आई विल राइट इट ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन, यानी कि ऐसे ds को जोड़ता चला जाऊंगा मैं, ऐसे ds को जोड़ता चला जाऊंगा फॉर द कंप्लीट सरफेस, अगर कोई क्लोज सरफेस है तो। और वो कैसा भी सरफेस है, इंटीग्रेशन में वो पूरा सरफेस निकल के आ जाएगा। दैट कैन बी अ सर्कल, दैट कैन बी अ स्क्वायर, सर्कल नहीं कह सकते, क्लोज सरफेस तो हमारा स्पेयर होगा, स्पेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, व्हाटएवर भी। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे सरफेस के लिए आ जाता है वो इंटीग्रेशन। गॉट इट? तो ये बातें आपको समझ आई? तो हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आए बच्चों, एक तो ये वाला फ्लक्स के लिए, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और दूसरा ई डॉट ए, ये होता है हमारा फ्लक्स। एंड फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, स्केलर क्वांटिटी।
So flux is a scalar quantity. Okay, area is a vector quantity. Area is a vector quantity. Clear now? बिल्कुल अच्छे से. अब इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं हम आगे. जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो. और अगला टॉपिक लिखिए गॉस थ्योरम. बनाओ भाई, फटाफट डायग्राम बनाओ, नोट करो. एवरीबडी शुड नोट. So next topic is your Gauss theorem. ध्यान दीजिए, बता गॉस थ्योरम क्या कहती है. गॉस थ्योरम स्टेट दैट, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट electric flux passing through a closed surface, electric flux passing through a closed surface is 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside the surface, the charge enclosed inside the surface. तो क्या कह रही है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, it state that electric flux passing through a surface through a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside the surface. Got it? So this will be the definition of electric flux phi through a closed surface. जैसे ये closed surface है बेटा, इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, इससे पास होने वाला फ्लक्स, इससे पास होने वाला फ्लक्स, that means electric field lines which are perpendicular to the surface are E dot ds close integral, सही लिखा, which should be equal to q by epsilon naught. तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब अगर आगे बढ़े बच्चों, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम बाय कूलम लॉ. बाय कूलम्स लॉ. ठीक,
अब देखो कूलम लॉ ने हमें एक इंफॉर्मेशन दिया फोर्स के बारे में, तो उसी से हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी तो फोर्स ही होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था, दैट इज फ्रॉम कूलम लॉ ओनली, है ना। तो उसको भी कूलम लॉ में काउंट कर सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्लोज सरफेस है बेटा, इसमें एक चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक। इस चार्ज से एक डिस्टेंस है मेरा यहां, कहां डिस्टेंस है बेटा, यहां इसके सर्कमफ्रेंस पर, क्लोज सरफेस के सर्कमफ्रेंस पर है। लेट्स सपोज, ठीक, इसका डिस्टेंस है r फ्रॉम द चार्ज। तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, क्योंकि ये पॉइंट है P ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड दिस इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया हमारा, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ कितनी होगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसमें कोई गड़बड़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, शेल क्या होता है, शेल वो देखा आप लोगों ने, शेल कोस्को का बॉल देखा है, कोस्को का बॉल जो हम खेलते हैं, टेनिस बॉल जिसे बोलते हैं, तो टेनिस बॉल अंदर से खाली होता है ना, अंदर से खाली। तो शेल भी ऐसी होता है, शेल अंदर से खाली होता है और उसमें अगर हम चाहें तो उसके सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ऐसे हम आगे इसकी एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक शेल है, शेल के अंदर एक चार्ज को प्लेस किया गया है, उससे सेल के सरफेस पर जो है हमने क्या लिया है, एक पॉइंट लिया है P, ठीक, जिस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या आप शेल छोड़ भी दो तो भी हमें इस P पॉइंट से पास होते हुए एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, इस P पॉइंट से पास होते हुए क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो अगर हमने ऑलरेडी ये शेल नहीं भी लिया है तो हमें शेल लेना पड़ेगा, और उस इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो मैंने कहा एक चार्ज प्लेस्ड है यहाँ Q, उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, जिसका मैग्नीट्यूड है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहां तक बात बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सबको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E। अब मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से पास करते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लिया। क्या किया मैंने, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है, यानी कि एक शेल बना लिया, शेल क्लोज सरफेस कर लिया इसको, मतलब इस चार्ज को इसके सेंटर पर अब ले गए हम, और इससे पास होते हुए क्या हो गया, एक गॉसियन सरफेस हो गया। क्या बन गया बेटा, गॉसियन सरफेस, दैट इज योर क्लोज सरफेस, दैट इज योर क्लोज सरफेस एंड इमेजिनरी। स्पेलिंग ठीक है भाई, इमेजिनरी की ठीक नहीं लग रही। इमेजिनरी सरफेस जो होता है उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक एरिया वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे, एक एरिया वेक्टर, एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया मैंने, और इस सरफेस एरिया को नाम दिया गया है ds वेक्टर, ठीक। अब इससे पास होने वाला फ्लक्स फाई कितना है मेरा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल। टोटल फ्लक्स जो होगा वो ऐसे ऐसे छोटे ds को जोड़ते हुए टोटल सरफेस पे गए, तो टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस इज, दैट इज योर E डॉट ds क्लोज सरफेस। तो E डॉट ds क्या हो जाएगा, E ds कोस 0 डिग्री का एंगल है, ठीक, E ds कोस 0
ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ई कांस्टेंट बाहर आ गया, ds का क्लोज इंटीग्रल, ds का क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, e इंटू 4 r स्क्वायर, ये हो जाएगा। दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। ठीक, बोलो ठीक है, हाँ जी। अब इस इक्वेशन को लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस 2 इक्वेशन में 1 इक्वेशन को पुट करेंगे तो फाई फ्लक्स आ जाएगा मेरा, दैट इज ई का वैल्यू, दैट इज q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाता है तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है, दैट इज योर q/ε0 एंड दैट इज प्रूव्ड। गॉस थ्योरम हमारा प्रूव हो जाता है। इज इट ओके, क्लियर है? गॉस थ्योरम प्रूव हो गया कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस क्या होगा, दैट इज q/ε0। और ये डेफिनेशन है हमारी क्लोज सरफेस की, जिसका हमने इस्तेमाल किया है, प्लस कूलम लॉ से हमने ये वाला इस्तेमाल किया है और हमने प्रूफ कर लिया। ठीक, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इसी तरीके से हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। बेटा नोट करना है, वापस जाऊं? लो जल्दी से नोट करो, क्विकली क्विकली बैठा लो दिमाग में अच्छे से। समझ आ रहा है? पक्का? इस बार कोई लूप नहीं, ठीक है? बढ़िया तैयारी करनी एकदम, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है? यस और नो? आ जाएंगे, आईसीएसई में आ जाते हैं, आईएससी में हाँ 100 आ जाते हैं, बड़े आराम से आते हैं। पक्का? नोटेड? अब नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ करे तो बता दिया करो एकदम इमीडिएटली, ठीक? वीडियो में जाता अच्छी सी नहीं लगती बात। और जो वीडियो देखने वाले वो भी भाई थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया करो, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखिए, इसका जो पहला एप्लीकेशन है जिसे हम करने वाले हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू a uniformly charged spherical shell. Electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. अब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी देर पहले मैंने दिया। क्या इंफॉर्मेशन दिया मैंने? एक स्पेयर जो अंदर से खाली है, केवल और केवल उसका सरफेस है हमारे पास, ठीक है? और सरफेस पर यूनिफॉर्म यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसका रेडियस है बेटा कैपिटल R, जिसका रेडियस है कैपिटल R। अब हमें इसके बाहर, इसके अंदर
और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक, अब इसमें पहला जो होगा हमारा ड्यू टू, नॉट ड्यू टू, पहला होगा E आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर, शेल के बाहर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन। तो शेल के बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा P, शेल के बाहर एक पॉइंट ले लिया P। अब इस P पॉइंट से पास होते हुए मैंने बनाई एक गॉसियन सरफेस। अभी जो बार बार इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, बस दिमाग में बिठा लो इस बात को, जो इस पॉइंट को हम लेकर बात कर रहे हैं उससे पास होते हुए बनाते हैं एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है, काल्पनिक क्लोज सरफेस होता है। ठीक, अब इस P पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी E, जिसकी इंफॉर्मेशन हम यहां कैलकुलेट करने वाले हैं। एक छोटा सा एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया या छोटा सा एरिया ले लिया ds, which is perpendicular to the surface and parallel to the electric field. So the electric flux passing through this surface phi is your E dot ds। थोड़ा तेज तेज चलूंगा भाई, क्लोज सरफेस, ठीक है, तो ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री क्लोज सरफेस के लिए, दैट इज E ds का क्लोज इंटीग्रल कितना बना? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस है इस P पॉइंट का, कहाँ से? सेंटर से, सेंटर से R डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है, दैट इज योर फ्लक्स फाई। ठीक, इसके अलावा दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 2 फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है अकॉर्डिंग टू गॉस। That is flux is equal to net charge enclosed by the Gaussian surface upon epsilon naught. This is your equation number 2. Equate कर लो इसको, equation 1 and 2, that is your E into 4 pi r square, which is q by epsilon naught. So electric field intensity at this point will be Q upon 4 pi epsilon naught r square। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आउटसाइड पॉइंट पर स्फेरिकल शेल से, दैट इज योर Q अपॉन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर। बंद करो इसको, ठीक है बच्चों, नोटेड नोटेड नोटेड। अब इसके आगे की बात करते हैं। ऑन द सरफेस जाएं तो, ऑन द सरफेस जाएं तो सेम तरीके से हम सरफेस पर भी जा सकते हैं। बेटा धीरे बात करनी है प्लीज, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है 5 मिनट और। दैट इज E ऑन द सरफेस ऑफ शेल। अब शेल के सरफेस की बात करेंगे तो हम गॉसियन सरफेस कहां बना लेंगे? सरफेस पर ही बना लेंगे। कहां बना लेंगे बच्चों? कहां बना लेंगे? सरफेस पर ही बना लेंगे, ठीक है। ये R रेडियस है, कैपिटल R। अब यहीं पर मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, यहीं पर मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, दैट इज योर ds। और यहां हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अगेन सेम कॉन्स्टेंट, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल E ds कोस 0। ठीक है, E कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 होगी।
गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा? फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेट कर दीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2 को, फिर क्या बना? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वेरी सिंपल, सिमिलर टू द प्रीवियस। ठीक है, सरफेस पर भी इसी तरीके से आ जाती है, क्योंकि हमने क्या किया? हमने इस सरफेस को ही गॉसियन सरफेस मान लिया है। बड़ा मजा आता है कलरफुल डायग्राम बनाने में। धीरे धीरे टीचर को आदत हो जाती है और बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है ना? कलरफुल सा, बार बार कलर चेंज, हेडिंग किसी और कलर से। हमारे टाइम में ये सब नहीं था, बहुत ही बोरिंग से टीचर यहाँ से लिखते थे, पूरा बोर्ड भर देते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानियाँ बोलते थे, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे टीचर्स। हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं, इतने इंटेलिजेंट होते थे, एक स्क्रीन में पूरा चैप्टर समझा देते थे वो, पूरा चैप्टर। अब हमें समझ नहीं आता था, वो बात दूसरी थी, है ना? तुम्हें तो आता है मेरा पढ़ा हुआ समझ? नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं। सिंपलेस्ट वे, इजीएस्ट वे ऑफ टीचिंग। एक एक चीज को सिक्वेंसली अच्छे से, अब भी तुम नहीं समझ पा रहे तो नोबडी कैन हेल्प यू। अगला पॉइंट देखिए बेटा, E, that is your electric field intensity. E is your electric field intensity inside the shell. शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो जरा, मैं बता दूंगा। सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है शेल के, जिसका रेडियस कैपिटल आर गिवन है, जिसका रेडियस कैपिटल आर गिवन है। इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया मैंने पी डैश, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगेन मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो कि इस पी डैश पॉइंट से पास होते हुए जाता है। बन गया? यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया ई, जिसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया डी एस, जिसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैंने कहा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई डॉट डी एस, जो कि फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस 0 डिग्री। सारे स्टेप लिखने हैं। दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ई डी एस। सो नेट फ्लक्स विल बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो ई इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना था? आर डैश था। लिख लिया मैंने, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान लिया। लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई, गॉस थ्योरम से गए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम क्या कह रही है कि नेट फ्लक्स जो होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। और Q कैसा होगा? क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज होगा, जबकि यहां Q कितना है मेरा? 0 है। तो फ्लक्स कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब इनको इक्वेट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई? 0।
ठीक, ओके, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट किया जाए बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। थैंक यू।